हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे करके ज्योमेट्री के सेशंस लेने वाले हैं, पार्ट बाई पार्ट। वो सारी चीज़ हम समझने वाले हैं। तो आज का सेशन में हम ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली ज्योमेट्री में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। उन चीज़ों को हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इन किसी भी चीज़ का मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर आपको एंगल के बारे में पता नहीं है, अगर आपको ट्रायंगल के बारे में पता नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या लूँ। और अगर वीडियोस के अंदर कुछ गलतियाँ मिलती है, एरर्स मिलते हैं, तो प्लीज़ उसको नोटिस करिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको करेक्ट कर सकूँ। ठीक है। बट इतना प्रॉमिस करता हूँ, मैं जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा मैं उसमें मैं अपना 100% दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा जो कि प्रिपरेशन कर रहा है, मैं ये मान के चलूँगा कि वो भी मेरे जैसा एक स्टूडेंट है। तो चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इतने अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। देखो, तो आज हम ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में समझने वाले हैं। राइट। इसका पार्ट 1 होने वाला है आज। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है पॉइंट। अब एक्जैक्टली पॉइंट क्या होता है? तो देखो, इसकी दो तीन डेफिनेशन बोल सकते हो। या तो आप ऐसे समझ लो कि ऐसी आकृति, ऐसा शेप जिसमें ना तो लंबाई हो, ना ही ऊंचाई हो, ना ही मोटाई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, आप बोलोगे सर इसमें तो दिख रहा है बट ये निग्लेजिबल हम मान के चलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा सर्किल जिसमें जो रेडियस हो वो जीरो हो। जैसे मान लो कि ये एक सर्किल है, इस सर्किल में कुछ ना कुछ रेडियस तो है ना? बट बिंदु जो है, जो पॉइंट है, वो एक ऐसा सर्किल है जिसमें जो रेडियस होता है वो जीरो होता है। क्लियर हुआ? तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट का हिंदी जो होता है आपका होता है बिंदु। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसी आकृति होती है जिसमें ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, तो उसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है कि मैं सारे टर्म्स को आपको समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझते जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड हमारा जो है वो है लाइन। अब लाइन को हिंदी में जो बोलते हैं वो रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा। अब लाइन क्या होती है? सिंपल सा समझना, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ, एक ऐसा सीधा रास्ता जो कि इनफाइनाइट तक दोनों तरफ से जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे इनफाइनाइट बिंदु, जैसे मान लो कि ऐसे समझो कि इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाकर जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट लिया, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे पॉइंट्स लिए इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगा? इसको अगर आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगी? ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसको हम लाइन बोलेंगे। इसकी खासियत ये होती है कि लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? इसकी खास बात क्या होती है कि इसको हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, आगे से भी पीछे से इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए जब आपको डिनोट करना होता है, मान लो कि ये ए बी लाइन है, तो जब भी आपको डिनोट करना हो तो ए बी के ऊपर आप ऐसे एरो बनाओगे दोनों तरफ से और कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉइंट क्या होता है एंड लाइन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चलो, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी रेखा का खंड यानी कि टुकड़ा है, किसी भी रेखा का टुकड़ा। तो रेखाखंड सिंपल है कि ऐसा ही ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है।
जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कि ये आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, तो अगर इसकी लेंथ फिक्स है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड बोलेंगे, यानी कि लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और ए बी रेखाखंड को अगर हमें डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करेंगे, सिंपल ऐसे। बट जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया कि अगर यही लाइन होती, तो लाइन होती तो ये फाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट होती, दोनों तरफ से हम कहीं भी बढ़ा सकते थे इसको। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लाइन सेगमेंट में और लाइन में, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, लाइन का मतलब जो होता है वो इनफाइनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से हम। और लाइन सेगमेंट का मतलब जो होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। क्लियर हुआ? चलो समझते हैं रे क्या होती है। रे मीन्स, रे का हिंदी क्या होता है, रे को हिंदी में किरण बोलते हैं, किरण। अब इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, आप सिंपल समझना कि मान लो, ठीक है, मान लो कि मैंने एक सन बनाया, ये हमारा सन, ठीक है ना। अब सन से जब आपकी रेज आती है, जब किरणें आती है, तो कैसे आती है, कैसे आती है, एक तरफ से तो फिक्स होता है, एक तरफ से तो सन होता है, और दूसरी तरफ लेकिन फिक्स नहीं होता है कि ये कहाँ पे जाएंगी। तो सेम इसी को हम रे बोलते हैं। रे का मतलब क्या होता है, जिसका एक लेंथ तो फिक्स होता है, बट जो दूसरा लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। सपोज ये ए वो हो गया, ये ए हो गया, तो ओ ए जो रेखा है इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक तरफ इसको फिक्स करेंगे और दूसरी तरफ इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर हुआ? तो रे का मतलब होता है किरण, ऐसे ऐसा पहुंच, जैसे मान लो कि टॉर्च की लाइट है, सपोज ये एक टॉर्च है, सेम सन की तरफ ही। तो जब टॉर्च से कोई लाइट निकलती है तो एक तरफ तो फिक्स होता है कि ये हो गया आपका टॉर्च, तो टॉर्च से ये निकल रही है तो यहाँ तो फिक्स हो गया, बट कहाँ तक ये रे जाएगी ये फिक्स नहीं होता। तो हमेशा जो रे होती है एक तरफ से तो फिक्स होती है, बट एक तरफ से ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। क्लियर हुआ? तो लाइन सेगमेंट एंड रे में आपको डिफरेंस पता चला होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं प्लेन। अब एग्जैक्टली प्लेन को हिंदी में हम बोलते हैं सरफेस, सॉरी, प्लेन को हम हिंदी में बोलते हैं समतल। समतल का मतलब क्या होता है, बराबर। एक ऐसा फ्लैट सरफेस, एक ऐसा फ्लैट सरफेस, राइट, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज करो, प्लेन का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये प्लेन है ना, तो इसको हम ऐसे जैसे समझो, ध्यान से समझना। जैसे ये मैंने ना एक प्लेन ले लिया, एक्स वाई प्लेन आप पढ़ते हो ना, एक्स एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। तो ये एक्स वाई ये प्लेन हो गया, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, ये लंबाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। तो एक ऐसा एक ऐसा फ्लैट सरफेस जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम प्लेन बोलते हैं। क्लियर हो? चलो ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, जस्ट मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको सेम एज इट इज़ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो यहाँ एक्स वाई जो होगा, ये जो एक्स वाई जो है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब लंबवत रेखा है, पैरेलल लाइन मतलब, सॉरी, समांतर रेखा है, बराबर रेखा है। क्या होगा, समांतर रेखा है, समांतर रेखा, राइट। ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्लियर हुआ? ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे समझो, ये एक लाइन हो गया एल, और दूसरी लाइन हो गया ये एम,
तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, यानी कि इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, समझ रहे हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के रहेंगे और हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा। तो इनके बीच में आप कहीं भी जाओगे, कितने ही दूर पे जाओगे, ये सेम ही डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर हो रहा है, चाहे आप कितने ही दूर पे जाओ। जैसे कि जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, मान लो कि ऐसा रेलवे के ट्रैक्स आते हैं, तो दूसरा ट्रैक भी ऐसे ही आएगा और यहाँ पे डिस्टेंस जितना यहाँ पे है इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता इसमें। जैसे हमारी जो बुक होती है, बुक किताबें, इसकी जो रूल लाइन होती है, ऐसे ऐसे आपके बने होते हैं ना, तो सेम ही डिफरेंस होता है, आप कहीं भी देखोगे उस पेज के पास तो सेम ही डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसी दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे आप कितने ही दूर पे देख सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। अच्छा, एक चीज़ आप पूछ सकते हो कि सर जब हम दूर देखते हैं, जब दो रोड को या दो पटरियों को जब दूर देखते हैं तो वो मतलब ऐसा हमें फील होता है कि वो कट कर रही है। जैसे आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से दूर रेलवे ट्रैक्स यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, तो आप जब बहुत ही ज़्यादा दूरी पे देखोगे तो आपको फील होगा कि ये जाके आगे क्रॉस कर रही है, बट ये कभी भी क्रॉस नहीं करती, सेम ही डिस्टेंस होता है। क्लियर हुआ। चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लेन मैंने आपको समझाया कि एक ऐसा फिगर, एक ऐसा फ्लैट सरफेस, जैसे कि आपका दीवार हो गया, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसको हम प्लेन बोलते हैं। और पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, चाहे आप उसको इनफाइनाइट तक ले जा सको, सेम ही डिस्टेंस होती है। जैसे 1 मीटर पे जो आपकी बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही आपको इनफाइनाइट तक मिलेगा। क्लियर हुआ। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन का मतलब क्या होता है, संरेख बिंदु। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल भी घबराना मत कि ये क्या बात है ना। एक मिनट, मैं आपके लिए हिंदी लिख देता हूँ। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, अगर मान लो तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही एक दूसरे के निकट एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे समझो, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, तो इसको जब आप मिलाओगे ऐसे, इसको जब भी आप मिलाओगे तो ये क्या हो गया, आपका कोलिनियर पॉइंट हो गया। ठीक है ना। मान लो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक कोलिनियर लाइन हो गया। क्लियर हुआ। सेम ही है नॉन कोलिनियर लाइन, नॉन कोलिनियर का मतलब असंरेख हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, असंरेख, असंरेख रेखा, सॉरी यहाँ भी रेखा होगा, असंरेख लाइन का मतलब रेखा होगा। ठीक है। तो नॉन कोलिनियर लाइन क्या होती है, जब आप, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक एक डायरेक्शन में नहीं रहती, एक सीध में नहीं रहती, जैसे मन वैसे रहती है, तो इसको हम नॉन कोलिनियर लाइन बोलते हैं, है ना, नॉन कोलिनियर लाइन बोलते हैं। जैसे ये आप बताना, ये जो पॉइंट है क्या कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नॉन कोलिनियर है सर, क्योंकि ये एक पॉइंट पे तो नहीं आ रही है ना। क्लियर हो। चलो, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या डिफरेंस होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखो, बहुत सारे टर्म्स हमें समझने हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे किसी में, और ये एक बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि बस आप इसके बारे में जान लो कि एग्जैक्टली ये टर्म होते क्या है। ठीक है ना। चलो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से समझने पे फोकस करना, लैंग्वेज में मत करना। ठीक है।
ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, राइट। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझना, ये देखना, जैसे ये एक लाइन हो गई, मान लो ये ए बी हो, ठीक है, और ये आपका दूसरा लाइन हो गया, ये आपका हो गया पी क्यू, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। मान लो यहाँ हमने ओ लिया, तो यहाँ ओ पे ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। क्लियर हुआ। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है या इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। सपोज करो कि यदि दो या दो से अधिक जो लाइन होती है जब एक दूसरे को काटती हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकती है। सपोज करो ये देखो, जैसे एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरी लाइन, तो ये जब क्रॉस करेंगी तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्लियर हो, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब ये तो बहुत ही ईजी है, परपेंडिकुलर का मतलब तो सभी को पता होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। परपेंडिकुलर का जो मतलब होता है वो होता है लंबवत रेखा, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंबवत, है ना, लंबवत रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा होती है। ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है उनको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमने लिया स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे ये एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, अगर हम इसको नाम देना चाहें, ठीक है, अगर हम इसको नाम देना चाहें ओ ए बी सी, सॉरी ओ ए बी सी, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ठीक है ना। अगर सपोज करो मैं आपको लिखना सिखाता हूँ, ये है ए बी पी क्यू, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखना होगा तो आपको ये लिखोगे कि जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, तो ए बी। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू और समझो, जैसे आप ग्राफ बनाते हो, ये ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ की जो रेखाएं होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। चलो ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं कि एंगल एंड वर्टेक्स। सबसे पहले एंगल समझेंगे। एंगल का हिंदी क्या होता है, जल्दी से बताएंगे मुझे। एंगल का जो हिंदी होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं, कोण। एंगल को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है। कोण क्या होता है, जब दो रे, समझो, जब ये देखो, समझना, जब एक रे, ये एक रे हो गई और ये दूसरी रे हो गई। रे का मतलब जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो, अभी मैंने पीछे समझाया ना आपको, रे क्या होती है जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, ये वाला पॉइंट जो दोनों का फिक्स है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं होता है ना। तो ये जो फॉर्मेशन होता है ये एंगल होता है, ठीक है ना। जब दो रेस एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम एंगल बोलते हैं, उसको हम कोण बोलते हैं। क्लियर हुआ, चलो ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर इसको हम नाम देना चाहें, जैसे ओ ए बी, तो एंगल को हम लिखते कैसे हैं। अब
हमेशा याद रखना कि जब भी आपको एंगल लिखना हो तो जो एंगल को लिखना होता है उसको हम बीच में रखते हैं। नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। जैसे समझ लो कि अगर आपको इस एंगल को लिखना है तो सपोज ए, और जिस एंगल को लिखना है उसको हम मिडिल में रखेंगे, और बी, ठीक है ना। सपोज करो कि ये दो रेस हैं, ये पी क्यू आर। तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, क्यू बराबर 90 डिग्री है। तो अगर क्यू को लिखना होगा तो आपको ये एंगल का साइन बनाओगे, इसके बाद सबसे ऊपर वाला एंगल लिखोगे पी, उसके बाद जो मिडिल वाला है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। जो मेन एंगल होता है उसको हमेशा हम बीच में रखते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो वर्टेक्स समझते हैं। तो वर्टेक्स समझने से पहले आप ये समझो कि वर्टेक्स आता किस में है ना। तो ये हम बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा बन गया ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। ओके, अब वर्टेक्स का मतलब हिंदी में इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष, शीर्ष का मतलब सिंपल समझ लो सिर, किसी भी चीज का सिर, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। जब दो लाइन या दो रेस, रेस भी हो सकती है और लाइन भी हो सकती है, जब दो रेस या दो लाइन जब एक दूसरे से मिलती हैं तो उससे जो फॉर्मेशन होता है वर्टेक्स का। वर्टेक्स मतलब सिंपल किनारा हो गया, यहाँ पे शीर्ष हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। जब कोई भी एंगल बनता है तो ये इसको क्या बोलेंगे, वो वर्टेक्स है, यहाँ पे क्यू वर्टेक्स है। क्लियर हुआ ना। जैसे कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे कोई भी क्यूब हो गया, सपोज यहाँ हम एक क्यूब बना लेते हैं, यहाँ हमने क्यूब बना लिया है ना। तो क्यूब में ये क्या है, ये सारे वर्टेक्स है। क्लियर हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि एंगल क्या होता है एंड वर्टेक्स क्या होता है। अब हम समझते हैं कि पॉलीगन किसको बोलते हैं एंड सर्किल किसको बोलते हैं। देखो पॉली मतलब सिंपल सा समझ में आ रहा है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा, है ना। पॉलीगन को ऐसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी भुजाओं वाला। जैसे मान लो कि ट्रायंगल हो गया, तो ये कितनी भुजाओं वाला है, कितनी साइड वाला है, तो आप बोलोगे सर 3 साइड वाले, तो ये त्रिभुज हो गया। ये जो स्क्वायर हो गया, ये कितनी भुजाओं वाला हो गया, ये 4 भुजाओं वाला हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, चतुर्भुज, है ना, स्क्वायर। वैसे ही 5 भुजाओं को क्या बोलेंगे हम, पंचभुज बोलेंगे। 6 भुजा वाले को षष्ठभुज बोलेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी भुजाएं जिसमें 3 या उससे ज़्यादा लाइन होती है तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे समझेंगे हम इसका फॉर्मूला भी जानेंगे। जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, हनी बीज, हनी कॉम्ब होता है, वो क्या होता है, बहुभुज होता है। उसमें आप देखोगे ऐसे इसका फिगर रहता है। अब एग्जैक्टली मैं बना नहीं पाऊंगा तो ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। ऐसे 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 रहते हैं और इसमें बहुत सारी आकृति ऐसे ही सेम 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 बनी रहती है, बहुभुज टाइप से, ठीक है ना। चलो सर्किल समझते हैं। आई होप सर्किल तो आपको पता ही होगा। जैसे मैंने आपको पॉइंट पॉइंट में मैंने आपको क्या समझाया था, पॉइंट में मैंने समझाया था कि एक ऐसा सर्किल जिसकी जो रेडियस है वो 0 है। बट सर सर्किल क्या है ना, माइंड में आप क्या आएगा कि सर सर्किल क्या है। चलो समझते हैं। देखो सर्किल जो है, जब बहुत सारे पॉइंट को एक दूसरे के बराबर सर, जब बहुत सारे पॉइंट को हम इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं, सपोज करो ये बहुत सारा पॉइंट है और एक दूसरे से एक पॉइंट लेते हैं पहले, ठीक है। ये सपोज करो एक पॉइंट ले लिया हमने और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे
बहुत सारे हम पॉइंट लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, और जब इसको मिलाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। राइट, ये फिगर नहीं दिया क्योंकि मैंने गलत बनाया था ऑफ कोर्स। चलो, जैसे ये मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ से हमने बहुत सारा पॉइंट लिया, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो एग्जैक्टली एक सर्किल का फॉर्मेशन होता है। सर्किल में जो ये लाइन होती है जो कि सेंटर से लेके सरफेस तक मिलाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, आप लोग को पता होगा, इसको बोलते हैं हम रेडियस। रेडियस रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है ना। जैसे कॉइन का जो शेप होता है वो सर्किल आकार का होता है, कार की जो टायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्किल के आकार के होते हैं। तो सर्किल समझ में ना, जब बहुत सारे पॉइंट को एक पॉइंट के रेफरेंस में जब सेम ही डिस्टेंस पे रखा जाता है तो उससे एक जो शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, इसमें समझते हैं। जो रेडियस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से जो दूरी होती है ब्रीथ की, किसी भी चीज की सेंटर से जो दूरी हो, इस ब्रीथ की सेंटर से जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम रेडियस बोलते हैं। इसको आर से हमेशा डिनोट करते हैं। क्लियर हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रेडियस तो मैंने आपको समझा दिया, रेडियस क्या होता है फिर से मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। जैसे किसी भी ब्रीथ में जो इसका डिस्टेंस होता है कहाँ से, एनी पॉइंट, सर्किल के किसी भी बिंदु पर, ये जो सर्किल है ना, यहाँ पे किसी भी बिंदु पे, अब आप बोलोगे कि ये, हाँ तो ऑफकोर्स सेम ही डिस्टेंस होता है, आप कहीं भी मिला लो इसको। जो भी रेडियस होते हैं, जैसे अगर मैं आपको नाम देना चाहूँ इसको, यहाँ ओ है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो सेंटर होते हैं, जो सॉरी रेडियस होते हैं ना, वो आपस में बराबर होते हैं। ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये क्या होंगे, ये आपस में सभी बराबर हैं। क्लियर हुआ। रेडियस क्या होती है, रेडियस जो होती है सेंटर से ब्रीथ के किसी भी पॉइंट पे, सर्किल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। डायमीटर क्या होती है, सिंपल से डायमीटर का हिंदी बता दो जल्दी से। डायमीटर को जो हिंदी में बोलते हैं हम बोलते हैं व्यास। और रेडियस का तो मैंने आपको बता ही दिया, त्रिज्या है। एक ऐसी रेखा, हम समझते हैं कि एग्जैक्टली व्यास क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो कि सेंटर से तो गुजरती है बट जो सर्किल के दोनों सिरों को टच करती है। जैसे ये मान लो पहले हम सर्किल बनाते हैं, ये हमारी सर्किल बन गई, तो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन को समझते हैं। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ये इसका मानो सेंटर हो गया है ना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से तो गुजरते हैं लेकिन दोनों छोरों को टच करता है। अगर आप बोलोगे कि सर एक छोर को टच करेगा, तो ये क्या मैंने बना दिया, एक मिनट, ठीक है, सर्किल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्किल हो गया। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम एक ही छोर को मिलाते हैं तो क्या वो डायमीटर नहीं होगा, तो नहीं बाबू, ये डायमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, ये रेडियस होगा। तो जब एक छोर से, सेंटर से एक छोर को मिलाते हैं तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जब सेंटर के दोनों छोरों को सर्किल से मिलाते हैं, मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेडियस। तो इसीलिए जब भी आप देखोगे, एक चीज पढ़ोगे आप आगे जाके, कि जो रेडियस होती है, जो आपका रेडियस होता है वो जो है डायमीटर का आधा होता है। क्योंकि देखो, अगर आधा लेते हैं तो ये आर होगा, और ये आधा लेते हैं तो आर होगा। तो आर आर कितना हुआ, 2r हो गया। बस रेडियस कितना होता है, आर होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, वो आधा होता है।
ऑफ कोर्स मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जो रेडियस होता है आपकी त्रिज्या होती है, क्योंकि वो आधी होती है ना, तो वो डायमीटर की आधी होती है। तो डायमीटर रेडियस से 2 गुना होता है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ये जैसे एक पिज़्ज़ा का पूरा स्लाइस हो गया, इसको जब आधे से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। ये तीनों पॉइंट जो है ना सर्कल से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझना। डायमीटर और कॉर्ड जो है ना सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। या फिर मैं सर्किल बना लेता हूँ। ध्यान से समझना कि कॉर्ड क्या होता है। देखो कॉर्ड भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ब्रीथ के दोनों छोरों को मिलाती है, दोनों छोरों से होकर गुजरती है ना। लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि ये सेंटर से ही गुजरेगी, ये कहीं से भी गुजर सकती है। बट जो आपका डायमीटर होता है, जो आपका व्यास होता है, वो सेंटर से ही गुजरता है। तो इस यहाँ पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिला। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना कि ऐसी रेखा, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ब्रीथ के दोनों छोर को मिलाती है, ये नेसेसरी नहीं है कि ये सेंटर से ही जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। बट ऐसी स्ट्रेट लाइन, बट ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर से होकर गुजरती है, ब्रीथ के दोनों छोरों पे तो मिलाएगी, बट ये सेंटर से होकर गुजरेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। तो यहाँ पे ना एक नोट करके आप नोट डाउन कर सकते हो, वैसे तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट याद रखना कि जितने भी कॉर्ड होते हैं सारे के सारे, ऑल कॉर्ड्स आर डायमीटर, है ना। जितने भी कॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो डायमीटर होते हैं। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया आपको। जितने भी डायमीटर होते हैं ना, क्योंकि हाँ, जितने भी डायमीटर होते हैं आपके, वो सारे के सारे कॉर्ड होते हैं। ऑल डायमीटर्स आर, क्लियर हुआ? चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सर्किल हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया हो। तो यहाँ से जब हम सेंटर से, जब हम ब्रीथ के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको रेडियस बोलेंगे। अगर ब्रीथ के आप दोनों छोरों को मिलाते हैं जो कि सेंटर से पास कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे, यानी कि व्यास। और ऐसी रेखा, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि जरूरी नहीं है कि ब्रीथ से के सेंटर से ही होगी गुजरेगी, लेकिन ये दोनों छोरों को मिलाती है, इसको क्या बोलते हैं, हम कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो हमारा है टेंजेंट एंड सेकेंड। ये भी हमारे सर्किल से ही रिलेटेड है। तो टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि किसी भी सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, उसको क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। जैसे ये मान लो सर्किल हो गया, कोई भी रेखा होती है, ये जैसे ये एक रेखा होगी, इसको क्या बोलेंगे, देखो ये जो रेखा होगी
ये ब्रीथ को एक पॉइंट पे टच करती है यहाँ पे, तो ओ ए जो क्या हो गया, वो टेंजेंट हो गया। ओ बी क्या हो गया, ओ भी एक टेंजेंट हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसी लाइन जो कि ब्रीथ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड का मतलब होता है सिंपल कि ऐसी रेखा जो कि ब्रीथ को दो पॉइंट्स पे कट करती है। जैसे ध्यान से समझना, ये मैंने मान लो सर्किल बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ ए पॉइंट है, ठीक है, बी सी डी। देखो यहाँ पे ए डी जो है ये तो टेंजेंट है, क्यों? क्योंकि ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, राइट। बट जो ए सी है, ये क्या है यहाँ पे, ए सी जो है आपका वो सेकेंड है, क्योंकि वो ब्रीथ को कितने जगहों पे टच कर रही है, वो दो भाग पे टच कर रही है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड बोलते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। ये भी ब्रीथ से रिलेटेड होता है। आर्क, आर्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्क को बोलते हैं चाप, ठीक है। और जैसे मान लो कि ये एक सर्किल हो गया, सर्किल में अगर कोई भी एरिया जब आप कट करके निकालते हो, जैसे मान लो कि ये एरिया आपने कट करके इतना निकाला, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा किसी भी। जैसे मान लो कि ये आपका घड़ी हो गया, सपोज करो ये तीन, ये नौ, ये छः और ये बारह। तो ये मानो छः, 3 से 6 बजे के बीच में ये जो एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, ये क्या हो गया आपका, आर्क हो गया, चाप हो गया। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आऊगा। या 3 से 12 बजे के बीच में भी जो ये एरिया बन रहा है, ये क्या हो गया, आर्क हो गया। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का मतलब होता है खंड होता है। सपोज करो कि ये एक सर्किल हो गया, सर्किल में मैंने ये रेडियस हो गया, हाँ। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि सेक्टर कब मानेंगे, तो सेक्टर उस आकृति को, उस शेप को बोलते हैं जो कि दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना होता है। देखो यहाँ पे ओ ए बी जो है वो एक सेक्टर है, क्योंकि देखो एक रेडियस आपका ओ ए और एक रेडियस आपका ओ बी और एक आर्क जो है ए बी आर्क हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ओ बी रेडियस हो गया, ठीक है, एक ओ बी रेडियस हो गया और यहाँ पे ए बी एक आर्क हो गया। इन सारे को मिला के ओ ए बी सेक्टर बना। क्लियर हुआ? जैसे आप समझ सकते हो एक पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होता है, आप हमेशा देखोगे कि ये ऐसे रहता है। पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होता है वो क्या होता है, वो एक सेक्टर। ये पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होगा ऐसे रहते हैं, राइट। तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, सेगमेंट किसको बोलते हैं, खंड किसको बोलते हैं। ऐसा रीजन जो कि कॉर्ड एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में बनता है। जैसे मैं फिगर से समझाता हूँ आपको, सपोज करो ये सर्किल हो गया,
इस सर्किल में मान लो मैंने एक कॉर्ड खींचा, एक जीवा खींचा, ठीक है, ए भी एक जीवा हो गई। ध्यान से समझना, जस्ट मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मान लो ये एक सर्किल हो गया हमारा, ये हमारा एक सर्किल हो गया, ठीक है। इस सर्किल में क्या हुआ कि एक कॉर्ड खींचा हमने। कॉर्ड मीन्स क्या होता है, जीवा, है ना। अब सिंपल है, मैंने आपको बताया ना कि कॉर्ड क्या होती है एग्जैक्टली। कॉर्ड का मतलब होता है कि एक सर्किल को दोनों तरफ से मिलाने वाली ऐसी रेखा, जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से जाएगी, जा सकती है सेंटर से, है ना, ये सेंटर से भी जा सकती है, बट जरूरी नहीं है कि सेंटर से जाए, बट ये दोनों पॉइंट को मिलाने की उसको कॉर्ड बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में बनने वाली जो शेप होती है उसको सेगमेंट बोलते हैं। इसको मैं और भी अच्छे से आपको समझाता हूँ, ये जस्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, ये जैसे मान लो एक सर्किल हो गया, ठीक है ना। सर्किल में ये एक आर्क हो गया, मान लो ए बी, ए बी मैंने नाम दिया इस आर्क का, ठीक है। और एक यहाँ से कॉर्ड खींचा मैंने, सॉरी, एक ये कॉर्ड खींचा मैंने, ठीक है, बी सी, ठीक है। तो बी सी कॉर्ड एंड ये वो भी आर्क के बीच में जो शेप बनी, ये वाली शेप, मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये वाइट पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाली जो शेप बन रही है आपकी ना, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, खंड बोलते हैं। तो जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको मैं पढ़ाऊँगा कि ये जो भी रीजन बना, इसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और इस रीजन को बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर हो। तो इस स्लाइड में मैंने तीन चीजें आपको समझाई। आर्क यानी कि चाप। आर्क क्या होता है, सिंपल से है, समझो कि जैसे सिंपल समझना कि किसी भी घड़ी में, मान लो घड़ी के अंदर जो दो रीजन के बीच में, दो टाइम के बीच में जो आकृति बनती है, जो शेप बनता है सिंपल, उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में एक कंडीशन अप्लाई होता है कि सेक्टर जब भी बनता है ना, वो दो रेडियस के और एक आर्क के बीच में ही बनता है। और सेगमेंट क्या होता है, ये एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में बनता है, ठीक है। तो आपको बस अभी समझ लेना है, बाद में ये चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलते हैं आगे। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है तिर्यक छेदी रेखा। अब एग्जैक्टली तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है, इसको ध्यान से समझते हैं। सपोज करो कि एक ऐसी रेखा है जो कि दो या दो से अधिक जगहों पे कट कर रही है किसी भी चीज़ को। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है ना। जब तीसरा स्ट्रेट लाइन इसको एक ये पॉइंट पे, एक मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो जो पी क्यू देखो लाइन है, वो एल और एम मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। एक और फिगर अच्छे से बनाते हैं, फिर आपको समझाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। एक बार फिगर इसको अच्छे से बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी एक रेखाखंड हो गई एल, और दूसरा रेखाखंड हो गया हमारा, लाइन सेगमेंट हो गया एम। और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन हम खींचते हैं, तिर्यक छेदी रेखा खींचते हैं, पी क्यू, पी
क्यू, और ये हमारी लाइन सेगमेंट है एल एम, और ये इसको ये दो पॉइंट पे कट कर रही है। कहाँ कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे मान लो एक्स और यहाँ वाई। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको तिर्यक छेदी रेखा बोलेंगे। सिंपल मैंने आपको समझाया कि ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। जैसे एक को तो एक्स पे कट करी, दूसरी को वाई पे कट करी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, तिर्यक छेदी रेखा बोलेंगे। क्या बोलते हैं, तिर्यक, तिर्यक या तिर्यक छेदी रेखा बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इसमें ना बहुत सारे आगे चल के आपको मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा कि जब भी एक तिर्यक रेखा, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। लीनियर पेयर की जो वैल्यू होती है, वन साइड की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको समझाने वाला हूँ एक एक करके। क्लियर हुआ कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता है एक ऐसी रेखा जो कि अलग अलग लाइन को अलग अलग बिंदुओं पे कट करती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन को हिंदी में बोलते हैं संगामी रेखा। हिंदी सुन के डर मत जाना, आराम से मैं समझाता हूँ क्या होता है इसका। मैं क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। ऐसे समझते हैं इसको कि तीन या तीन से ज्यादा ऐसी लाइन, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जो कि एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसको हम कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये समझ लो, मान लो एक लाइन हुआ। ठीक है। लाइन हमेशा समझना, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। ठीक है ना। ये दूसरी लाइन हो गई आपकी, ये तीसरी लाइन हो गई आपकी, और ये चौथी लाइन हो गई आपकी। ठीक है ना। तो मैंने क्या समझाया कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, अधिक लाइन, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जो है वो अलग अलग एक ही बिंदु से होकर गुजरती है ना। लाइन तो अलग अलग है। जैसे अगर मैं नाम देना चाहूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। तो ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये जो अलग अलग जो लाइन है, सॉरी, ये जो ए लाइन है, एच डी है, जी सी है, तो ये जो लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्लियर हो। संगामी रेखा का मतलब, ये मतलब बहुत सारी लाइनें हैं जो कि एक ही बिंदु पर मिलेंगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, संगामी रेखाएं बोलेंगे। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। ये तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसी रेखा जो कि प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो अगर दो या दो से अधिक जो लाइन होती है एक दूसरे को कट करती है ना, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ मान लो एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है ना। दोनों को मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। ठीक है। एक लाइन तो ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई। ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे इसको कट कर रही है, वो पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया इसका, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और ये दोनों लाइनें क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। समझ आया आप। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जब दो या दो से अधिक जो लाइन होती है वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है एक दूसरे को, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है।
चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। मैंने आपको देखो समझाया था कि एंगल क्या होता है, जब मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं, सॉरी जब दो रेस जो है जिनका जो एक कॉमन पॉइंट दोनों का आपस में मिलता है, उससे जो शेप फॉर्मेशन होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। ये जो थीटा जो होता है एंगल, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंगल, ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है एक्चुअली? न्यून कोण का मतलब ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो। सपोज थीटा एक एंगल है तो जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो 30 डिग्री। 30 डिग्री 0 डिग्री से तो बड़ा है ना, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है ये। दूसरा एग्जाम्पल मान लो 60 डिग्री ले लो। तो सपोज करो ये एक हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और एक एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, दूसरा भी 60 डिग्री हो गया, तो तीसरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का योग क्या होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट समझते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, समकोण। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण होता है। जब किसी भी एंगल की जो वैल्यू होती है ना वो 90 डिग्री होती है तो उसको हम, यार थोड़ा फिगर तो अच्छा बनाता है, चलो यहाँ से हम फिगर बहुत ही अच्छा बनाएंगे इस बार। हाँ राइट, 90 डिग्री इस पता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। तो अगर आपको एंगल लिखना मैंने सिखाया था कि ये एंगल का साइन होता है, और जो भी एंगल लिखना है तो बीच में होता है और बाकी चीज़ें साइड में होती है। तो कोण ए ओ बी बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे, 90 डिग्री होगी। समझ में आया? दो एंगल मैंने आपको समझाया, एक्यूट एंगल और राइट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा कोण जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। और समकोण यानी कि राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब होता है जिस एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल नेक्स्ट समझते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है, अधिक कोण। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना, और कोई भी अगर आपको करेक्शन लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उन चीज़ों को आगे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल, सपोज करो कि हमारा एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ा हो, जिसकी वैल्यू जो है 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के लिए 180 120 डिग्री ले लो। 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से तो बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे नाम देते हैं तो कोण ए ओ बी क्या हुआ, एक ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब सीधा कोण भी बोल सकते हो आप, या रीजू कोण भी बोल सकते हो, दोनों बोलते लोग। तो रीजू कोण ज़्यादा फेमस है तो हम रीजू कोण लिख लेते हैं। रीजू कोण। स्ट्रेट एंगल का मतलब सिंपल सिंपल, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अभी एक स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री ही बनेगा, है ना। तो सिंपल है कि स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर हुआ?
तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। 180 डिग्री के एंगल को जो है हम स्ट्रेट एंगल या रिजू कोण बोलते हैं। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा हो बट 270 डिग्री से, सॉरी 360 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, जैसे मान लो एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ मैं, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये हो गया, हाँ, ये हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है ना। तो यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ 360 डिग्री भी होता है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री होती है, यहाँ 180 डिग्री होता है और यहाँ 270 डिग्री होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण, ऐसा एंगल जो कि 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। तो ये 270 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। यस और नो? ये इसके बीच में जितने भी एंगल आएंगे यहाँ से ऐसे करके, ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब आपको समझ में आ रहा है? कंप्लीट है भाई, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, पूर्ण पूर्ण है ना। आप ही बताओ कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? कि मतलब पूरा, कोई भी चीज़ जब पूरा होती है मतलब अपने आप में कंप्लीट होती है। तो ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, 90, 180, 270 और ये पूरा हो गया 360 डिग्री। तो क्या होगा कि 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम? ये मैं यूज कर देता हूँ। 360 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट एंगल बोलते हैं, पूरा कोण, सॉरी पूर्ण कोण बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर हो? चलो, अब जो टर्म्स आने वाले हैं ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी भाई, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। ये पेयर एंगल्स के टाइप होने वाले हैं। ये किसका टाइप होगा? पेयर एंगल। पेयर एंगल्स के टाइप होने वाले हैं। एडजेसेंट एंगल होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? आसन कोण बोलते हैं, आसन कोण। क्लियर हो? अच्छा, इसकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहला जो इसका कंडीशन होता है कि इनका जो एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जो भी, सबसे पहली चीज़ इनका जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। एक वर्टेक्स तो कॉमन होना ही चाहिए। वर्टेक्स का मतलब मैंने बताया ना, शीर्ष, किसी भी चीज़ का सिर, मुंडी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स। तो एक कॉमन वर्टेक्स तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा एक कॉमन उसका आर्म भी होना चाहिए। कॉमन आर्म का मतलब मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए, और जो कि, और जो अनकॉमन है, जो कि कॉमन नहीं है, वो इसके अपोजिट साइड में रहेंगे, ठीक है ना। अनकॉमन, ठीक है। जो इसका आर्म कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, ये क्या रहेंगे? अपोजिट साइड में रहेंगे। अब आपको आई होप समझ तो नहीं आया होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है।
मान लो ये एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है सॉरी, मान लो BC, ठीक है। और इस पे मैंने एक और लिया और यहाँ से हमने एक एंगल क्रिएट किया, एंगल 1, और ये एंगल है हमारा। फिगर काफ़ी गंदा लग रहा है ना, अच्छा फिगर बना। ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ठीक है, चलो एक अच्छा सा फिगर बनाएंगे फिर समझेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो है थीटा, ठीक है ना। यहाँ से क्या बन रहा है, थीटा। और हमारा यहाँ से जो दूसरा एंगल बन रहा है वो हो रहा है अल्फा। अब ध्यान से समझना, इसको मैं एक बार नाम दे देता हूँ, OABC, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये एक वर्टेक्स तो कॉमन ही होना चाहिए। अब देखो जो भी दोनों एंगल होते हैं दोनों में, तो दोनों एंगल का नाम लिखते हैं। कैसे लिखोगे, पहले ऊपर वाला नाम लिखोगे इस एंगल का दाएं, फिर जो एंगल है वो एंगल है और उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। ये एक एंगल होगा, दूसरा ऊपर वाले का लिखेंगे नाम, इसका नाम लिखेंगे एंगल B, फिर जो मेन एंगल है O, और लास्ट में जो बच गया हो। अब ध्यान से समझना, इसमें भी O वर्टेक्स आ रहा है और इसमें भी O वर्टेक्स आ रहा है, तो एक वर्टेक्स एक्सिस तो कॉमन हो गया ना, ये सुनना बताना। इसमें जो है एक वर्टेक्स तो कॉमन हो गया, हुआ या नहीं, ठीक है। तो पहला कंडीशन अप्लाई आपको समझ आया, पहला कंडीशन समझ में आया कि एक वर्टेक्स तो कॉमन होना चाहिए। अब दूसरी चीज समझते हैं कि इसका एक कॉमन आर्म होना चाहिए। दोनों में देखो कि क्या ये जो OB भुजा है, जो OB इसकी जो लाइन है, जो ये क्या कॉमन है क्या, इसमें भी OB है इसमें भी OB है, तो दोनों में OB आ रहा है, ये भी करेक्ट है। और जो अनकॉमन आर्म है, यानी कि जो कॉमन नहीं है, जिसमें इसमें तो AB, इसमें OA है और इसमें OC है, ये दोनों में तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, अपोजिट साइड में होंगी। देखो एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, क्लियर हुआ। चलो मैं आपको दो फिगर लेता हूँ और फिर आपको कंपेरिजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं आपको दो फिगर बनाऊंगा और इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला फिगर बनाते हैं। ये पहला फिगर हो गया मेरा, ये हमारा दूसरा फिगर हो गया, ठीक है। चलो दोनों को नाम देते हैं, OABC, OABC। आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों सेम है, बट सेम नहीं है। अब एंगल लिखते हैं। यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है थीटा हुआ है, और यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है अल्फा हुआ है। यहाँ जो थीटा का फॉर्मूला, यहाँ का जो एंगल बना है थीटा बना है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बने हैं वो अल्फा बना है। अब ध्यान से समझना, पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में देखो कि दोनों में O वर्टेक्स कॉमन है, यस और नो,
बताना। दोनों में क्या वो वर्टेक्स कॉमन है? तो यस सर वो कॉमन है। क्या एक कॉमन आर्म वो भी दोनों में मिल रहा है? तो हाँ जी मिल रहा है। अच्छा क्या जो दो बच गए सी और ए, ये अनकॉमन आर्म है, तो क्या ये अपोजिट साइड में है? तो हाँ जी है। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे एक एंगल तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है? नाम लिखवाना, एंगल सी ओ बी। दूसरा एंगल क्या बन रहा है? दूसरा एंगल ये पूरा बन रहा है, एंगल सी ओ ए। सबसे पहली कंडीशन कि एक वर्टेक्स तो कॉमन होना चाहिए, एक वर्टेक्स तो कॉमन हो रहा है, बट जो अनकॉमन टर्म है, अनकॉमन क्या हो गया? दोनों में जो कॉमन, दोनों में जो कॉमन आया वो ओ सी आया है ना। दोनों में जो कॉमन आर्म है इसमें वो ओ सी है, तो अनकॉमन कौन सा हो गया? बी और ए। तो ये अपोजिट साइड में होना चाहिए, बट ये तो सेम ही साइड में हो गया। पहले फिगर में देखो, जो अनकॉमन आर्म है वो तो अपोजिट साइड में, बट इस फिगर के अंदर सेम ही साइड में आ गए, तो इसलिए ये जो हुआ, इनको एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ क्या आपको? क्लियर हुआ? एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल के बस तीन ही कंडीशंस होते हैं, ठीक है? इसको आपको ध्यान में रखना है। सिंपल। क्या क्या होते हैं? पहला कि एक तो कॉमन आर्म, इसमें एक तो कॉमन होगा आर्म, एक वर्टेक्स कॉमन होगी, ठीक है? ये अल्फा ओ ए बी सी। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर मतलब सिंपल हिंदी में इसको रैखिक क्यूब बोलते हैं, रैखिक क्यूब। ठीक है ना, रैखिक कोण बोलते हैं इसको। तो ऐसे दो, ऐसे एडजेसेंट एंगल, मतलब ऐसे आसन कोण का जो ग्रुप है, जिसका जो नॉन कॉमन साइड वो अपोजिट रेज में होता है। ध्यान से समझना इसका सिंपल। ये बोल रहे हैं ना कि आसन कोण का ये युग्म होता है, जोड़ा होता है। आसन कोण का ये युग्म होता है, लेकिन इसमें जो होती है ना, जो अपोजिट साइड होती है, जो अनकॉमन पार्ट होता है इसमें, जो कॉमन पार्ट होता है, सॉरी, जो नॉन कॉमन पार्ट होता है वो इसके विपरीत साइड में होता है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंगल हो गया, ये सी हो गया। तो इसका अनकॉमन पार्ट कौन सा है? एक ए है, एक बी है, ये अपोजिट साइड में है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ मान लो थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री ही आए। क्लियर हुआ? तो रैखिक क्यूब में दो एंगल को मिला के, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ मान लो 60 डिग्री है, यहाँ पे कितना एंगल होगा? तो अब दोनों को मैंने बताया कि दोनों की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, तो आपको 180 डिग्री में से घटा लेना है, माइनस कर लेना है। उसको क्या बोलेंगे हम? कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर हो? लीनियर पेयर एंगल क्या होता है समझ में आया? ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है वैसे। ठीक है, चलो समझते हैं क्या होता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ना पूरक कोण। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण का जो सम होता है 90 डिग्री हो, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मान लो कि ये एक फिगर हुआ,
इसमें एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ, ये अल्फा, ये बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक एंगल है 60 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, क्या बताओ? देखो सिंपल, मैंने बताया कि इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब एक चीज़ बताओ, 60 में क्या जोड़े कि हम 90 डिग्री हो जाए? आप बोलोगे सर 30 डिग्री जोड़ दो, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो जो भी एंगल दिया रहेगा ना, उसको अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो उसको 90 में से माइनस कर दो। 90 माइनस 60 इजकल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछता है कि सपोज करो कि एंगल जो है वो थीटा है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? क्या हो, मैंने क्या बताया कि जो भी एंगल दिया है उसको 90 में से माइनस कर दो, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर हो? नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? संपूरक कोण। क्या होता है? संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण भी सेम ही होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम संपूरक कोण बोलते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 180 डिग्री होगा। अब ध्यान से समझना, सेम ही है। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर मान लो कि आपको दिया हुआ है कि एंगल जो है मान लो आपको दिया हुआ है एंगल जो है वो 110 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? मैंने बताया कि जब भी सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि आपसे संपूरक कोण पूछे तो आपको 180 में से उतना घटा देना है। तो 180 डिग्री माइनस 110 कितना जाएगा? 70 डिग्री। अच्छा, इसका अगर थीटा बराबर 110 डिग्री है तो इसका, अब ध्यान से समझ, दूसरा क्वेश्चन मेरा, अगर मान लो कि एंगल जो है आपका थीटा दिया हुआ, एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे, मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल अगर पूछता है आपसे तो सिंपल है, उसको 180 में से घटाना है, तब 180 डिग्री माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आती है, उसको मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि एंगल जो आपका है वो थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा। तो यहाँ थीटा से तो थीटा गया ही है, ये थीटा माइनस माइनस प्लस, और 180 में से 90 घटा 90। तो हमेशा याद रखना एक प्रॉपर्टी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री ज़्यादा होता है किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, जो संपूरक कोण होता है। अब ऐसे भी समझो ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 180 डिग्री, तो कौन ज़्यादा है? ऑफ कोर्स 180 वाला ज़्यादा है ना, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल समझो, कितना ज़्यादा है? 180 में से 90 घटा दोगे, 90 डिग्री ज़्यादा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका हिंदी में नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ये वो एंगल होते हैं ना जो एक दूसरे के बराबर भी होते हैं और एक दूसरे का अपोजिट भी होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ पे एंगल है 1 और यहाँ पे 2। तो थीटा एक दूसरे अल्फा के अपोजिट तो है बट बराबर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, कोण एक बराबर कोण दो हो जाएगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्लियर हो, वर्टिकली अपोजिट का एंगल का मतलब ऐसे एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट तो हो बट इक्वल भी हो, तो उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो मैंने आपको ना पीछे समझाया था, कब, ट्रांसवर्सल लाइन में, ट्रांसवर्सल में, कि ट्रांसवर्सल को क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं। तो जब दो तिर्यक छेदी रेखाओं को, जब दो रेखाओं को, जो दो स्ट्रेट लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा एक ट्रांसवर्सल लाइन कोई इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी काम करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी मान लो ये दो लाइन है एल एम, है ना, और इसको मान लो पी क्यू। तो जब पी क्यू जो लाइन है वो एल और एम को डिवाइड करती है, तो कोण 1 इक्वल टू कोण 5, ये एक, ये 5 के बराबर होता है, कोण 2 कोण 6 के बराबर। अब देखो प्रूफ समझने का हमारे पास टाइम नहीं है, आप समझ लो कि ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सामने सामने के कोण, इसको संगत कोण बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे ही 3 के सामने क्या हो जाएगा 7 और 4 के सामने क्या हो जाएगा 8। क्लियर हुआ। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, सामने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसको बस इतना ही रखो, ये आपका एक थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेम ही है। अब इसी फिगर में मैं आपको समझाता हूँ अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। फिर से मैं दो स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन लिया, उससे मैं लिख लेता हूँ 3 4 5 6 7 8। राइट, तो यहाँ से सेम ही है ना, एल एम पी क्यू। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो एक दूसरे के क्रॉस में जो एंगल है वो बराबर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। ये जो एंगल है इनको क्या बोलेंगे हम, एकांतर कोण बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण 2 इक्वल टू कोण 3, सॉरी अल्टरनेट एंगल हमें देखने हैं, तो अंदर अंदर के कोण 3 6 4 5 है ना, तो कोण 3 जो होगा कोण 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 जो हो जाएगा कोण 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। कोण 1 जो होगा कोण 7 कोण 8 के बराबर होगा, और कोण 2 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। किस प्रॉपर्टी से बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से। क्लियर हो,
कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया संगत कोण, आमने सामने के कोण, और ऑल्टरनेट एंगल का मतलब अंदर अंदर के जो कोण होते हैं उसको ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? ध्यान से समझना, जब किसी भी एंगल, जब किसी भी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझना, फिगर में बनाता हूँ। ठीक है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए बी। ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर लगना मुझे, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आर ओ, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर वो 90 डिग्री होता है तो उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। सिंपल समझना है ना, जब कोई कोण होता है, ये कोण हो गया, अगर आप यहाँ से एक चाप काटते हो और इस चाप से एक चाप यहाँ काटते हो और एक यहाँ काटते हो, दोनों के कटने से ये जो मिलाओगे इसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि ये हमेशा ना दो बराबर भागों में बांट देता है, हमेशा ए ओ बराबर ओ आर होगा, ए ओ बराबर क्या होगा, ओ आर होगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है। क्लियर हो? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बाकी जो भी है ना हमारा, वो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो बाकी ऑल द बेस्ट आपको। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना, और अगर कुछ भी करेक्शन हो तो ये भी बताना। ठीक है, ओके, बाकी ऑल द बेस्ट।